जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत प्रीवियस की क्लास आप कर चुके होंगे और आपने जो भी आपके पाठ्यक्रम में सिद्धांत दिए गए उन सभी पे लगभग हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मिथक जो है ये टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन लगातार प्रीवियस के पेपर उठा के देखेंगे तो पूछे गए हैं। यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मिथक जो एक कह सकते हैं कि एक विचार है ना? ये इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको समझना है और हम यहाँ पे तथ्य और मूल टेक्स्ट से आपको करा देंगे, तो क्वेश्चन भी आएगा तो इतने तक ही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। बहुत बड़ी टॉपिक मतलब इतनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। देखिए, सीधे मिथक से ही आपको क्या लगेगा, माइथोलॉजी आपने सुना होगा, बहुत किस्से कहानियों के बारे में जिन पे आप कहते हैं कि ये तो अविश्वसनीय है। तो जैसे आपने एक फैंटेसी के बारे में सुना था, कल्पना और फैंटेसी अलग-अलग चीज़ें। तो आपने कल्पना में देखा था कि कल्पना आत्मिक होता है, प्रतिभा उत्पत्ति के साथ जो है कल्पना कहीं न कहीं जो भी चीज़ें प्रस्तुत करता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे फैंटेसी में जिसको बोला गया निर्जीव है और कोई आत्मिक नहीं होता है, वो ऊपरी भाव से होता है। वैसे ही आप ये समझिए कि जो मिथक है, ये अंग्रेजी के मिथ से आया है, मिथ शब्द से बना है। दूसरी तरफ मिथक का जो उद्भव है कहाँ से आया, ही यूनानी शब्द मिथोस से बना है। और मिथोस से बना, ये मूल रूप से मिथोस का मतलब है मौखिक कथा से ये जुड़ा हुआ टर्म। तो ये मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है और मिथक का उद्भव यूनानी मिथोस से हुआ है और मिथोस का मतलब ये मौखिक कथा से जुड़ा होना। अब ये जो है ये परंपरागत कथाओं के रूप में ज़्यादा प्रचलित होता है। आपने परंपरागत बहुत सारी कथाएँ सुनी होंगी, तो ये परंपरागत कथाओं के रूप में कहते हैं ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें धर्म, रीति-रिवाज आदि को मुख्य धारा में रखा जाता है। शब्द ऐसे आख्यान के लिए प्रयुक्त होते हैं जहाँ कोई तर्क नहीं हो, इसे बिना तर्क पर स्वीकारा जाता है। जैसे दंत कथाओं के बारे में, पुरा कथा के बारे में सुना होगा, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं होता है, बस सुनी-सुनाई बातें हैं, परंपरागत कथाएँ हैं, रीति-रिवाज हैं। जैसे कई रीति-रिवाज हमारे यहाँ पे देखिए मान्यता के आधार पे पहले जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, उसी को लोग पालन करते थे, जबकि एक समय जब वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार श्रम था, लेकिन समय के साथ उसको जातियों में विभक्त कर दिया गया और फिर वो परंपरावादी सोच के तहत वो चलता ही गया। कि ब्राह्मण जो है अगर वो पढ़ सकते हैं तो शूद्र का कार्य सिर्फ उनकी सेवा करना है, यही सब हो गया। तो ये एक जो परंपरावादी अवधारणा, चाहे वो रूढ़ियों से बंधा हो, लेकिन क्योंकि वो मिथक है, हमारे समाज में ये हमारी परंपरा से जुड़ के चला आया है और उसे उसी रूप में लोग स्वीकार करते हैं। और जब तर्क दो तो ऐसा-ऐसा वो तर्क देते हैं कि आप बुद्धिमान होंगे तो आप निरुत्तर हो जाएँगे। यहाँ पे नार्थप फ्राई को मिथकीय समीक्षा का प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। क्या नाम है? नार्थप फ्राई। नार्थप फ्राई को मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। एक नार्थप फ्राई हैं, उनको मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है और लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। मिथक क्या है? मिथक को मानते हैं कि मानसिक और रूपात्मक क्रिया है। उनका मानना था कि मूक मिथक लौंग है, साथ ही इसके अलग-अलग रूप को परोल भी कहते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। उनका मानना थी कि मूक मिथक जो है लौंग है, साथ ही इसके अलग-अलग रूप को परोल भी कहते हैं। फ्रॉइड जो है ये मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान के रूप में देखते हैं तथा मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हैं। कौन मानते हैं? फ्रॉइड। फ्रॉइड जो है मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान के रूप में देखते हैं तथा मिथक को कहते हैं ये स्वप्न का सजातीय रूप है। विको है, ये भाषा को संकेत से उत्पन्न मानते हैं और मिथक को भाषा के विकास का पड़ाव समझते हैं। विको महोदय फ्रॉइड मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान रूप में देखते हैं। हर्डर हर्डर भी भाषा का विकास मिथक से ही मानते हैं। हर्डर का भी मानना है भाषा का जो विकास है वो बेसिकली मिथक से हुआ है। मैक्स मुलर महोदय मिथक को भाषा का रोग मानते हैं। तो फ्राइड हो गए मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान के रूप में, विको है संकेत से उत्पन्न मानते हैं, हर्डर भी भाषा का विकास मिथक से मानते हैं, मैक्स मुलर मिथक को भाषा का रूप मानते हैं, दुर्खीम जो है ये भी रचनाकार रहे हैं दुर्खीम, ये कहते हैं मिथक को प्रकृति से ना जोड़कर उसका संबंध समाज से है। तो फ्रॉइड जो है इसको इच्छा पूर्ति का विधान मानते हैं। विको क्या मानते हैं कि जो संकेत है, जो मिथक होता है बेसिकली ये संकेत से उत्पन्न होता है। हर्डर कहते हैं नहीं, इसका भाषा का विकास मिथक से ही है। और मिथक को भाषा का रूप किसने कहा है? तो मिथक को भाषा का रूप मैक्स मुलर कहते हैं। दुर्खीम जो है प्रकृति से जोड़ के देख रहे हैं। इनके अलावा युंग है, युंग जो है वो मिथक को कहते नहीं ये सामूहिक
आदिबिंब है, सामूहिक आदिबिंब। रिचर्ड चेज है, ये कहते हैं कि काव्य को मिथक और मिथक को काव्य मानते हैं। ये रिचर्ड चेज का कहना है, वो काव्य को मिथक और मिथक को काव्य मानते हैं। साहित्य में मिथकीय बिंबों से आदिम विश्वासों का स्वरूप विस्तारित होता चला गया है। और यहाँ पे डॉक्टर नगेन द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग में देखें तो इन्होंने प्राकृतिक मिथक और धार्मिक, क्योंकि देखिए मिथक की चर्चा विशेष तौर पे डॉक्टर नगेन ने किया है यहाँ पे। और भारतीय काव्यशास्त्र के तहत डॉक्टर नगेन ने मिथक के बारे में प्राकृतिक और धार्मिक में बांटा है। और प्राकृतिक और धार्मिक में, जब धार्मिक में जाते हैं तो मिथक को इन्होंने कहा कि कुछ हम उपास्य देव के स्वरूप से संबंधित मिथकीय धारणा अपने मन में बैठा के रखते हैं। दूसरा कर्मकांडी संबंधी मिथक को भी बना के रखते हैं। तो दो चीजें हैं। तो डॉक्टर नगेन द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग में प्राकृतिक भी आता है, धार्मिक भी आता है। उपास्य देवों के स्वरूप से संबंधित मिथक और दूसरा कर्मकांड संबंधी मिथक। अब यहाँ पे देखिए, मिथकों के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। मिथक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न आदिम संस्कृतियां हैं उनकी संरचना का अध्ययन, उनकी आपस में तुलना। मिथक जो है वो धार्मिक आख्यान, कर्मकांड तथा संस्कृति से गहरे अर्थों में जुड़ा होता है। उसमें धार्मिक आख्यान है, कर्मकांड है, संस्कृति है। कई बार मिथकों को एक सामूहिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक संरक्षण के लिए भी गढ़ा जाता है। मिथकों को समानतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक सृष्टि संबंधी मिथक, एक प्रलय संबंधी मिथक और एक देवता के प्रणयाचार संबंधी मिथक। तो मिथक को हम समानतः कितने हिस्सों में बांट के देखते हैं? 3। सृष्टि संबंधी मिथक, देवताओं के प्रणयाचार संबंधी, प्रलय संबंधी मिथक। और मिथकों के अध्ययन पर मनोविश्लेषणवादियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विशेष बल दिया है। मिथकों के अध्ययन पर और मनोविश्लेषणवादियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विशेष बल दिया है। लेवी स्ट्रॉस हैं, दुर्खीम है, फ्रॉयड है, युंग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन। तो लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम, फ्रॉयड, युंग, हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेन, ये महत्वपूर्ण विद्वानों ने मिथक पर चिंतन किया है। इन सभी का नाम आपको ध्यान रखना है कि मिथक पर चिंतन किसने किसने किया है। तो लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम है, फ्रॉयड है, युंग है, हजारी प्रसाद जी है, डॉक्टर नगेन, ये सभी महत्वपूर्ण विद्वानों ने मिथक पर चिंतन किया है। सभ्यता और संस्कृति के विकास, जीवन और जगत के प्रति आस्था तथा मानव जाति की एकता में मिथकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी साहित्य के भीतर इसकी शुरुआत कामायनी से मानी जा सकती है। इसके मूल्यांकन में मनु जो है वो प्रसाद कालीन है, जहाँ जीवन मूल्यों, औद्योगिकी और संयांत्रिकी की टकराहट देखने को मिलती है। यही चीज मुक्तिबोध की कविताओं में तथा आगे आने वाली रचनाकारों की रचनाओं में भी मिलता है, जैसे अंधायुग, भस्मासुर, कनुप्रिया, एक कंठ विष पाई। अब यहाँ पे देखिए मिथक के संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार क्या है। तो मिथक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आलोचक है उनके विचार क्या है, जैसे ग्राहम हफ, ये कहते हैं कि मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता, एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। तो ग्राहम हफ का क्या कहना है कि मिथक जो है वो किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता, एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, ग्राहम हफ। दूसरा, मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वो भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। ये किसका कहना है? युंग का कहना है। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदि मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। ये किसने किसने कहा है? डॉक्टर नगेन ने। तो यहाँ पे ग्राहम हफ ने अलग, मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में नहीं बंधा है, मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, युंग का कहना है। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीत एवं अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। इनके अलावा ये कहा गया कि मिथक तत्व बेसिकली क्या है? मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का ही पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है, ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा ये फैली हुई है कि ये कुछ मिथ्या से संबंध रखता है, अर्थात इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अंकन न होकर किसी काल्पनिक या वास्तविक सत्ता या ठीक ठाक कहे तो सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत देश और काल के चौकटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और काल प्रवाही डिजाइन कल्पना प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य है, ये कहना है पंडित विद्यानिवास मिश्र का।
अब हम थोड़ा-सा विस्तार से देख लेते हैं कि मिथक के बारे में क्या कहा गया है। बहुत बड़ा तो नहीं है चैप्टर, लेकिन हाँ, मिथक के बारे में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधुनिक आलोचना साहित्य में मिथक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रतीकवाद बेसिकली जो संकेत है, संकेत से प्रतीक, प्रतीक से जो विम विधान की बात होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने प्रतीकवाद की दृष्टि से साहित्य अनुशीलन का ये परिणाम हुआ है कि जो आदिम प्रतीक, मिथक और उनकी दंत कथाएं, उनको समझने के लिए लोगों में एक विशेष अभिलाषा का उदय हुआ। कुछ लोगों का मानना ये है कि उनके अध्ययन से आदिम मन का जो राग विराग है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको हो सकता है काफी हद तक हम जान समझ पाए। और ईस्वी सन की 18वीं सदी के द्वितीय दशक में जो है वीको वीको भी पाश्चात्य एक काव्यशास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने द्वितीय दशक में वीको ने इस बात पर पहली बार जोर दिया कि जो आदिम मनोभाव है वो अनिवार्यता कवित्वमय होता है। यानी आदिम जो लोग होते थे, उनके मन की जो भाव होती थी वो ज्यादातर कवित्व से भरे होते थे। और कांट के अनुसार आदिम मनुष्य के प्रतीक उसके द्वारा देखे जाने वाले सत्य को रूप भी देते थे। मिथक जो शब्द है, ये अंग्रेजी की मिथ का हिंदी पर्याय है, और अंग्रेजी का मिथ शब्द यूनानी भाषा के माइथॉस से बना है, जिसका मतलब है आप्त वचन अथवा अतर्क कथन। इस शब्द में इतने व्यापक अर्थ निहित है कि इसका ठीक ठाक परिचय या परिभाषा बतलाना भी कठिन है। फिर भी मोटे तौर पे कुछ परिभाषाएं की जा सकती हैं। मनुष्य अथवा मनुष्य के अस्तित्व के पूर्व के कुछ ऐसे पहलू जो अंतरतम में तत्व की समष्टि को मिथक कहते हैं। उन पहलुओं को ये मिथक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिथक के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द जैसे पौराणिक कथा, पुराण कल्पना, आदिम कथा, कपोल कल्पना, धर्म कथा का प्रयोग साहित्य में होता रहा है। किसी पाश्चात्य विद्वान ने ये लिखा है कि किसी वर्ग या जाति विशेष में प्रचलित ऐसी पुराण कथा जिसका उद्गम या स्रोत अज्ञात हो, वही चीज मिथ हो, यानी पता ही नहीं है। मिथक के लिए जो पर्यायवाची में है टर्म, वो पुराण कल्पना, आदिम कथा, कपोल कल्पना, धर्म कथा का प्रयोग साहित्य में होता रहा है। और किसी पाश्चात्य विद्वान ने ये भी लिखा है कि किसी वर्ग या जाति विशेष में कुछ ऐसा प्रचलित कथा जिसका उद्गम या स्रोत क्या है वो मिथ कहलाता है, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मिथक और प्रतीक का घनिष्ठ संबंध है। मिथक और जो प्रतीक है, इनका घनिष्ठ संबंध है। प्रतीक की प्रतीकात्मकता और मिथक की सांकेतिकता साध्य की दृष्टि से प्रायः एक ही समान है। समीक्षक वेल ने मिथक को प्रतीकों का समूह अथवा कथ्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम बताया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। ये किसने किया है? अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। और मिथक वृत्त अथवा कहानी है, और ये तर्क मूलक वक्तव्य और विवेचन से उल्टा है। यह बुद्धिमूलक नहीं है और सहजात वृत्ति संजात है। सुव्यवस्थित दर्शन शास्त्र की बारीकियां इसमें नहीं है। वास्तव में मिथक शब्द का संबंध धर्म से रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से मिथकों का संबंध धर्मकाय कर्मकांड से जुड़ जाता है। धार्मिक विधि विधानों का मिथक आख्यान मूलक रूप है। धार्मिक क्षेत्र में किसी मनौती आदि के फलस्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति, रोग निवारण तथा किसी दैवी विपत्ति आदि के निवारणार्थ किसी देवी देवता की उपासना अथवा किसी वृक्ष पशु की पूजा करना सभी मिथकीय रूप ही है। मिथक कुछ इस प्रकार के आख्यान हैं जिनके सहारे समाज बच्चों के लिए इस जगत और जीवन के रहस्यों की व्याख्या करता आया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आदिम युग के बारे में कह रहे हैं कि आदिम युगीन ये धार्मिक रीति सामूहिक जीवन के अंग थे और सभी उसमें अंश ग्रहण किया करते थे। विभिन्न ऋतुओं के उत्सव, कृषि संबंधी नाना प्रकार के कार्यों जैसे बुआई, कटाई और अन्न इकट्ठा करना आदि समाज के लिए आनंद मनाने तथा गीत में उल्लसित होने के अवसर प्रदान करते थे। इन अवसरों पर प्राकृतिक शक्तियां, देवी देवताओं को प्रसन्न करना सामाजिकों का प्रमुख उद्देश्य था। इन देवी देवताओं, प्रकृति की शक्तियों की जो मानवीय कल्पना थी, उसी के अनुरूप भाषा अपने ढंग से उन्हें अभिव्यक्ति देती थी। मिथकों का प्रारंभिक उदय इसी प्रकार हुआ। इसे स्पष्ट करने के लिए पाश्चात्य अध्येताओं ने वेद में आए हुए अग्नि शब्द का उदाहरण प्रस्तुत किया है और अन्य देवी देवताओं के मध्य अग्नि का अपना अलग अस्तित्व स्वीकार भी किया है। कहानी के रूप में मिथकों की सृष्टि यही होती है। उन विभिन्न अर्थों को रूप देने तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा मिथकों को जन्म देती है। कहानी के रूप में मिथक अर्थों को रूप देने और असंबद्ध अर्थों में सामंजस्य स्थापित करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतीकात्मक शब्दों में निहित विभिन्न अर्थ इन मिथ कथाओं में जीवंत रूप धारण कर लेते हैं।
ऊपर हम कह चुके हैं कि मिथक और प्रतीक का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और यहाँ पे कैसिरेर के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं उनके प्रयोजन और उद्देश्य प्रतीकों को जन्म देते हैं। प्रतीकों में नाम और पदार्थ, बिंब और वस्तु का पूर्ण एकीकरण है, पूर्ण तादात्म्य होता है। आदिम युगीन मानव का जो मिथकीय प्रत्यक्ष ज्ञान है तथा जो देवी देवता हैं वे शब्दों में सुस्थिर होकर सापेक्ष दृष्टि से स्थायित्व लाभ करते हैं। इसलिए देवता का नाम देवता से भी अधिक प्रभाव रखता है। मिथक बहुत से अर्थों की ओर संकेत करता है और वे अर्थ बहुतायत क्षेत्रों में हैं। ये क्षेत्र धर्म, ग्राम गीत, नेतृत्व शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविश्लेषण तथा ललित कला इन सब में भी है। मिथक इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, अनुयुक्ति आदि का मार्गरोधक है। इसलिए मिथक का प्रयोग बड़े हल्के भाव से बाद में होने लगा था, जिसका अर्थ कपोल कल्पित सत्य से परे समझा जाने लगा। और 18वीं सदी में मिथकों का न कोई ऐतिहासिक और न कोई वैज्ञानिक मूल रह गया था। विको के मत प्रकटन के कारण मिथक की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। बाद में तो मिथकों को भी कविता के समान सत्य अथवा सत्य जैसा माना जाने लगा। ये भी समझा जाने लगा था कि ऐतिहासिक और बहुत सी वैज्ञानिक कमियों को ये पूरा कर देंगे। विको ने मिथक को एक प्रकार की काव्य भाषा ही कहा है। उसने मिथकों की संरचना और तर्कसंगति को काव्य भाषा कहा। उसने मिथकों की संरचना और तर्कसंगति को काव्य भाषा कहा और उसने मिथकों की संरचना को अपनी निज की विशेषता भी कहा। उसका ये भी कहना है कि आदिम समाज के लिए मिथक ही एक रास्ता है। विको का मत है कि भाषा पहले संकेतों में प्रारंभ हुई, उसके बाद उसका विकास मिथकों और अलंकारिक भाषा के रूप में हुआ। मिथकों से संबंधित हर्डर, कैसिरेर तथा चेज आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसी हर्डर ने भाषा की उत्पत्ति में मिथकों की प्रक्रिया बतलाई और ये भी बताया कि कविता अपने में मिथकों की गत्यात्मकता बनाए रखती है। हर्डर ने मिथकों से भाषा की उत्पत्ति की जो बात कही उससे कैसिरेर सहमत नहीं है। उसका मानना है कि दोनों में से कोई किसी से नहीं निकला। उसके अनुसार भाषा और मिथक एक ही डाल की दो शाखाएं हैं। यहाँ डाल से उसका मतलब है प्रतीकीकरण का आवेग और अंतःप्रेरणा। कैसिरेर ने कविता के संबंध में जो कुछ भी कहा उसके अनुसार उसमें आदिम भाषा और संवेदात्मक अनुभूति का साचर्य और संयोजन है। कैसिरेर का कहना है कि कला जिस विशुद्ध संवेदना को अभिव्यक्त करती वो मात्र कवि की व्यक्तिगत संवेग नहीं होती है। कैसिरेर और मिसेज लैंगेर दोनों ही कविता और मिथक को भिन्न मानते हैं। हर्बर्ट रीड ने उन्होंने भी मिथक और कविता के अंतर पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि मिथक अपने बिंब विधान और रूपात्मकता के कारण अपने अस्थायित्व को प्रदान करता है। इस बिंब विधान और रूपात्मक शब्दों के माध्यम से ही किसी अन्य भाषा में रूपांतरण संभव है। मिथक के सार तत्व की प्रकृति ही प्रसार और विस्तार है, किंतु कविता अपनी भाषा के कारण अस्थायित्व का लाभ पाती है। कविता का सार तत्व उसकी भाषा में निहित है, उसकी दूसरी भाषा में रूपांतर नहीं हो सकता। फिर कैसिरर और लैंगर दोनों ही मिथक को तात्कालिक विचारों की आदिम अवस्था मानते हैं। उनके मत के अनुसार काल क्रमानुसार मिथक परक धारणा और प्रत्यय का स्थान बुद्धिमूलक चिंतन ले लेता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत डेप्थ में इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन आपको इनका सार अगर समझ में आए तो क्या चीज़ कि 18वीं सदी के आसपास कैसे जो है विको ने इस पे चर्चा किया और फिर मिथक की परिभाषा इन्होंने बताया कि मिथक यूनानी की माइथॉस से निकला है ना? इस शब्द में इतने व्यापक अर्थ ये बताता है कि ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना भी दुर्बल हो जाते हैं, मतलब दूभर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। और मनुष्य अथवा मनुष्य के अस्तित्व के पूर्व भी कुछ ऐसे पहलू जो रहे हैं अंतरतः में, वो तत्वों की समष्टि को मिथक कहते हैं। मिथक के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द आपको पौराणिक कथा में, कल्पना में, आदिम कथा में यहाँ सब देखने को मिलेंगे और कोई मतलब बेसिकली उसका रहता नहीं है। और अरस्तू का जो पोएटिक्स आप पढ़े होंगे उसमें भी मिथक शब्द का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए उन्होंने किया था। और मिथक वृत्त अथवा कहानी है और ये तर्कमूलक वक्तव्य और विवेचन से उल्टा है। ये बुद्धिमूलक नहीं है और सहजात वृत्ति संजात है। सुव्यवस्थित दर्शन शास्त्र की बारीकियां इसमें नहीं है। वास्तव में मिथक शब्द का संबंध धर्म से रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि मिथकों का संबंध धर्मकार कर्मकांड से जुड़ जाता है और धार्मिक विधि विधान का मिथक आख्यान मूलक रूप है। धार्मिक क्षेत्र में किसी मनौती आदि के फलस्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति, रोग निवारण इन सब के लिए लोग करते हैं। और वैसे भी आदिम युगीन ये धार्मिक कृत्य सामूहिक जीवन के अंग थे और सभी अंश उसमें ग्रहण होते थे। विभिन्न ऋतुओं के आप उत्सव, कृषि संबंधी नाना प्रकार के उल्लास में इन सभी चीजों को देख सकते हैं। फिर कहानी के रूप में भी कैसे आपके सामने मिथक आते हैं। मिथक की सृष्टि यही नहीं होती, कहानी के रूप में भी आता है। कहानी के रूप में भी आप मिथक अर्थों को रूप देने और असंबद्ध अर्थों में देखने को मिलता है। ऊपर हम ये भी कह चुके हैं कि मिथक और प्रतीक का बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना? और कैसिरेर के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं उसके प्रयोजन और उद्देश्य प्रतीकों को जन्म देते हैं। प्रतीकों में भी नाम है, पदार्थ है, बिंब और वस्तु का पूर्ण एकीकरण, पूर्ण तादात्म्य होता है। इसके बाद कहते हैं कि मिथक बहुत से अर्थों की ओर भी संकेत करता है। जैसे
वे अर्थ बहुतायत क्षेत्र में है। ये क्षेत्र धर्म, ग्राम गीत, नृत्य शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविश्लेषण तथा ललित कला, मिथक इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, अनुयुक्ति आदि का मार्गरोधक भी है। इसलिए मिथक का प्रयोग बड़े हल्के भाव से बाद में होने लगा था, जिसका अर्थ कपोल कल्पित सत्य से परे समझा जाने लगा। 18वीं सदी में मिथकों का न कोई ऐतिहासिक और न कोई वैज्ञानिक मूल रह गया था। वीको के मत प्रकटन के कारण मिथक की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और बाद में तो मिथकों को भी कविता के समान सत्य और सत्य जैसा माना जाने लगा। ये भी समझा जाने लगा था कि ऐतिहासिक और बहुत सी वैज्ञानिक कमियों को ये पूरा कर देंगे। और वीको ने मिथक को एक प्रकार की काव्य भाषा ही माना। उसने मिथकों की संरचना और तर्कसंगति को अपनी निजी की विशेषता ही माना। मिथक से संबंध हर्डर, कैसिरे तथा चेज आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे जेसी हर्डर ने भाषा की उत्पत्ति में मिथकों की प्रक्रिया बतलाई और ये भी बताया कि कविता अपने में मिथकों की गत्यात्मक बनाए रखती है, कैसे उसको लेके चलता है। कैसिरर ये भी कहती है कि कला जिसे विशुद्ध संवेदना को अभिव्यक्त करती है वो मात्र कवि की व्यक्तिगत संवेग ही नहीं होता। कैसिरर और मिसेस लैंगर दोनों ही कविता और मिथक को भिन्न मानते हैं। फिर हर्बर्ट रीड का जिक्र किया है कि मिथक और कविता के अंतर पर ये भी प्रकाश डालते हैं और इनका भी कहना है कि मिथक अपने बिंब विधान और रूपात्मकता के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। फिर इसके बाद रिचर्ड चेज ने अपनी पुस्तक द क्वेस्ट फॉर मिथ में मिथक शब्द के बारे में किस तरीके से उन्होंने बताया कि मिथक क्या होता है। और वैसे भी आज के कवि एवं आलोचक अपनी रचनाओं में इन मिथकों का जो है उपयोग करने लगे हैं। इन मिथकों में अपने काम की बहुत सी चीज़ें पाते हैं, जैसे कह रहे हैं कि विम है, आदि रूप है, आदिमकालीन विश्वास है, सामाजिक है और लोकोत्तर घटनाएं हैं, ये सभी देखें। और कैसलर और लैंगर कविता और मिथक को भिन्न भी मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, जो दंत कथा है, मिथक है और परियों की कहानी वो कला नहीं है। वैसे उन्हें वो कला का स्वाभाविक उपकरण स्वीकार करते हैं और उनके मत से ये भी पुष्ट हो जाते हैं कि कला के तहत उनका समावेश किया जा सकता है। लेकिन आज के आलोचक साहित्य और मिथकों के संबंध की आलोचना का एक नया मूल सिद्धांत देखने को मिलता है ना। मिथकों से एक तरीके से अमूर्त वस्तुओं को लेकर ये नहीं रह सकते हैं। फिर बिंब, प्रतीक, रूप, मिथक आदि की उपयोगिता पहले के साहित्यकार रचना को अलंकृत करने में मानते थे, लेकिन अभी देखिए रेन वेलेक ने रूपकों और प्रतीकों के बारे में यही कहा है कि साहित्य में अर्थ और साहित्य की क्रियाशीलता मिथक और रूपक में अधिक केंद्रित है। उनका कहना है कि ये क्रियाशीलता रूपात्मक चिंतन और मिथकों में आख्यान के रूप में है। आख्यान मूलक काव्य के पीछे मिथक परक भावना कार्य करती है। मिथक वास्तव में रूप, विधान और विषय वस्तु के बीच सेतु का काम करता है। तो इस तरीके से कुछ आलोचकों का भी मानना है कि मिथक में कहानी का तत्व वर्तमान में ज़्यादा रहता है और मौलिक मिथकों की सृष्टि के संबंध में युंग का सिद्धांत आज बहुत महत्वपूर्ण है। युंग ने समूहगत अचेतन की बात की थी। अब युंग ने कहा था मिथ की कथा तत्व के प्रेरणा स्रोत मानव के मन के अंतर में बहुत गहरे पैठ जमाए बैठे होते हैं। और डॉक्टर नगेन ने भी अपने ग्रंथ मिथक और साहित्य में युंग की कतिपय मान्यताओं का सारांश दिया है। जैसे कहते हैं कि मिथक जो है मानव जाति के सामूहिक अचेतन में संचित आदि बिंबों, भारतीय परा मनोविज्ञान की शब्दावली में प्राक्तन संस्कारों का भाषिक प्रतिरूप है। स्वभावतः इनकी सत्ता सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है और मानव जाति के धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, एक शब्द में सांस्कृतिक जीवन में इनकी महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है। तो सही अर्थ में व्यक्ति का चेतन मन मिथक की रचना नहीं कर सकता। व्यक्तिगत अचेतन में भी इसकी क्षमता नहीं, केवल सामूहिक अचेतन ही मिथक की सृष्टि कर सकता है, ऐसा कहते हैं। तो ये देखिए युंग के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि मिथक सामूहिक अचेतन से जुड़ा है और सभ्यता के विकास क्रम में सामाजिक जब अधिक बुद्धिमूलक चिंतन प्रक्रिया से गुजरने लगता है तब वो इन मिथकों को अपने ढंग से संवारने लगता है। और डॉक्टर नगेन ने भी विद्वानों द्वारा वर्गीकृत मिथकों के विभिन्न प्रकार प्रभेद की चर्चा अपने ग्रंथ मिथक और साहित्य में किया है। जैसे स्कॉटलैंड के एच ए रेज ने मिथक के स्थूल रूप से 3 प्रकारों का उल्लेख किया है: सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी मिथक, देवता और काव्य संबंधी मिथक। प्रोफेसर रोज के भेदों के अलावा एक अन्य मिथक वर्ग भी हैं जिनका संबंध हेतु विज्ञान से है ना। उन्होंने भी इस तरीके से माना है और विषय के अनुसार देखें तो इसके प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक माना गया है। धार्मिक मिथक के भी 2 उपभेद माने गए हैं। उनमें धार्मिक मिथक में है कि उपास्य देव के स्वरूप से संबंधित मिथक और कर्म कांड से संबंधित। आज जब रचनाकार मिथक का निवेश अपनी रचना में करता है तो वो समाज से जुड़ना चाहता है। हर्डन ने इसी बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रचना में मिथकों का प्रयोग आयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। कविता के अवयव रूप में ही मिथकों की सार्थकता है। एड्स और इलियट ने अपनी रचनाओं में भी मिथक संबंधी जो प्रयास किए आज की कविता के लिए नवीन प्रयोग है। पिछले 3-4 दशकों में आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप में भी मिथकों का काफी प्रचार प्रसार हुआ। इसके मुख्य क्षेत्र है सांस्कृतिक, निर्विज्ञान, धर्म दर्शन, साहित्य और भाषा विज्ञान। और मिथकों के स्वरूप, शक्ति और सीमाओं पर भी विचार लगातार करने को देखने को मिलता रहा है। तो यहाँ पे बहुत संक्षेप में हमने मिथक को समझाया, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं अलग से। और जल्दी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक है धीरे-धीरे करके खत्म कर देंगे। आपका काव्य शास्त्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।